हेलो, मैं हरीश डाका आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिनों से आपसे संपर्क नहीं हो पाया। कुछ निजी कारणों के कारण मैं आपको आगे के वीडियोस नहीं दे पाया, तो उम्मीद करता हूँ अब आगे ये दिक्कत नहीं आएगी और आपको कंटिन्यूस आपकी वीडियोस मिलती रहेंगी। हम जल्द से जल्द अपना सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेनिफिट पहुँच सके। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज के अंदर हमने स्टार्ट कर रखा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम क्या पढ़ रहे थे? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसका कुछ भाग हमने कर लिया था, तो थोड़ा बहुत इसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था ग्लैंड के बारे में कि सर ये ग्लैंड जो होती है ये क्या होती है। सर ये एक ग्रुप होता है। किसका? सेल्स का एक ग्रुप, कोशिकाओं का एक ग्रुप जो क्या करता है? तरल पदार्थों का स्त्रावण करता है। क्या करता है? तरल पदार्थों का स्त्रावण करता है। और ऐसे ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ग्लैंड। और वे तरल पदार्थ अगर क्या हो? हार्मोन। अगर वो तरल पदार्थ क्या हो? हार्मोन हो, तो फिर ऐसी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगी हमारी? वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, सेक्रेशन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बात हम कर चुके हैं बच्चे। अच्छा, इसके बाद अपन ने बात करें तो हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ रहे थे? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि ये क्या थी? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये हमारी क्या थी? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको इजी लिखेंगे अपने, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसी को अपने क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे ही हमने क्या कहा था? मास्टर ग्रंथि भी कहा था। मास्टर ग्रंथि। अच्छा बच्चों, इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते थे अपने? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर क्या करती है? कंट्रोल रखती है। कौन कौन सी ग्रंथि पे? एक तो हो गया हमारा थायराइड ग्रंथि, एक हो गया हमारा एड्रिनल ग्रंथि, एक होगी हमारी अंडाशय ग्रंथि, ओवरी ग्लैंड, अंडाशय ग्रंथि, और एक हो गई वृषण ग्रंथि यानी कि टेस्टिस। तो यह इन ग्रंथियों पे क्या करती है? कंट्रोल रखती है। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बाद में इसके हमने हार्मोन्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसके पढ़ने वाला जो पहला हार्मोन था वो हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा था? प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो यहाँ एक शब्द आया लैक्ट, और लैक्ट का संबंध किससे था? दूध से। तो इस हार्मोन का क्या काम था? महिलाओं में दूध का निर्माण करना। ये किसका काम था बच्चों? प्रोलैक्टिन हार्मोन का। अच्छा, दूसरा हमने जो पढ़ा था वो कौन सा था? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा कौन सा पढ़ा था? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका क्या काम था? दूध का स्त्रावण करवाना। देखो, निर्माण किसने किया? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। और सेक्रेशन किसने कराया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने। इसे ही हम क्या कहते थे? प्यार का हार्मोन। इसे ही हम क्या कहते थे? प्यार का हार्मोन। इसे ही हम क्या कहते हैं? लेबर पेन या प्रसव पीड़ा का हार्मोन। तो बच्चे कुछ एक हमने पढ़ लिए थे। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे चैप्टर को आगे करते हैं। हमारा आगे का जो भाग है वो है, एक मिनट बच्चों, ये दूसरी स्लाइड आ गई अपनी। अच्छा हाँ, ये देखो। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ लिया था ये रहा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ हार्मोन। अगर बच्चे में इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? बोनापन। बच्चे में बढ़ जाए तो क्या आ जाएगी? महाकायता। इसी तरह अगर एक एडल्ट, एक वयस्क के अंदर इसकी कमी हो जाए तो साइमन रोग। अगर वयस्क में इसकी कमी हो जाए तो, इसकी बढ़ोतरी हो जाए तो एक्रोमिगेली रोग। एक्रोमिगेली में क्या होता है? एक्रोमिगेली में जो जबड़ा है और जो हाथ और पांव है ये क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था वैसोप्रोसिन हार्मोन या एडीएच। आपको पेपर या एग्जामिनर जो है वो हमेशा एडीएच ही लिख के देगा बच्चों कि एडीएच क्या है। तो हमें पता है एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। और इसका काम क्या होता है? मूत्र से जल व खनिज लवण का अवशोषण करना। अब हम आज का हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसी को कहते हैं एलएच।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखो बच्चों, ये हार्मोन जो है मेनली काम करता है महिलाओं में, वुमेन्स में। किस में काम करता है? महिलाओं में। और इस हार्मोन का काम होता है जो ओवरी ग्लैंड जो होती हैं, यानी कि जो अंडाशय जो होती हैं, अंडाशय का विकास करना, अंडाशय का विकास करना, ये काम किसका है? अंडाशय की ग्रोथ करना किसका होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम क्या कहते हैं? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ एग्स, स्पर्म्स, यानी कि अगर मैं बात करूं वुमेन्स की, महिलाओं की, तो महिलाओं में इसका काम होता है अंडाणुओं का, ओवम का निर्माण करना, जबकि पुरुषों में इसका क्या काम होता है? स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करना। उसके बाद हमारे पास जो अगला हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसी को कहते हैं बच्चों TSH। एग्जामिनर हमेशा आपको TSH लिख के देगा। देखो बेटो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, यानी कि किस ग्रंथि को प्रेरित करता है? थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि TSH हार्मोन के द्वारा यह थायराइड ग्रंथि पर क्या करता है? थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। क्या काम करता है? यह थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। तो हमने पहले ही कहा था, ये जो पीयूष ग्रंथि है, कैसी ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि है। और मास्टर का काम क्या होता है? कंट्रोल रखना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका काम होता है एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण रखना। इसका क्या काम होता है? एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण रखना, एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण रखना। तो इस हार्मोन के द्वारा इसने क्या काम कर लिया? एड्रिनल ग्रंथि पे कंट्रोल कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन हार्मोन। देखो ये बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इस हार्मोन का काम होता है, हमारे स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट यानी कि एक वर्णक होता है, जिसको हमने बोलते हैं मिलेनिन वर्णक। कौन सा वर्णक होता है? मिलेनिन वर्णक। इस मिलेनिन वर्णक का काम होता है त्वचा को रंग प्रदान करना। क्या काम होता है इसका? त्वचा को रंग प्रदान करना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में मिलेनिन ज्यादा बन रहा है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? सांवला या काला हो जाएगा। अगर किसी में नहीं बन रहा तो वो क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। यानी कि अगर किसी की बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यानी कि उसके अंदर प्रॉपर मिलेनिन वर्णक नहीं बन रहा है, तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो गोरे व्यक्ति होते हैं वो रोगी होते हैं, क्योंकि उनका पूरा शरीर ही काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? जो काले हैं या सांवले हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चों, ये मिलेनियन वर्णक है ना, जो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। मिलेनियन वर्णक क्या होता है? एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और जब ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो तिल मोल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? मोल का। तो मैं कह सकता हूं जो तिल जो होते हैं, मोल जो होते हैं, उनका निर्धारण भी कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन या मिलेनिन वर्णक करता है। तो बच्चों, ये थी हमारी पहली ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। उम्मीद करता हूं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि समझ में आ गई। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड, जो कौन सी है? हमारी पिनियल काय, पिनियल ग्लैंड। अगली ग्रंथि कौन सी है? हमारी पिनियल काय या पिनियल ग्लैंड। देखो बच्चों, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक वाली ग्लैंड है। कैसे है ये देखो। अच्छा, इससे पहले 2-4 जनरल से क्वेश्चंस पूछूंगा बच्चों मैं आपसे। आप मान लो रोज सुबह 10 बजे खाना खाते हो, तो क्या आपको रोज सुबह 10 बजे भूख लग जाती है? यस सर, हमारे खाने का टाइम फिक्स होता है। अच्छा चलो ये छोड़ो। इसके अलावा अगर अपने बात करें चाय की, अपने रोज सुबह उठते ही चाय का कप पीते हैं। सबकी आदत होती है, लगभग सभी लोग चाय पीते हैं। अच्छा, सभी लोग क्या करते हैं भाई? चाय पीते हैं। अगर ये चाय आपका लेट हो जाए या आपको नहीं मिले तो कहते हैं सर शरीर ही नहीं बना, आज तो चाय ही नहीं मिली। तो ये हमारी क्या है? आदत है। या ऐसे मानो कि जैसे हमारे घर में रोज शाम को 4 बजे चाय बनती है,
तो जैसे ही 4 बजते हैं हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, रसोई की तरफ, कि अभी तक चाय क्यों नहीं आई। यानी कि आपको किसने याद दिलाया कि 4 बज चुके हैं और अब चाय लाने का टाइम हो गया, तो ये याद दिलाया आपको पिनियल काय ने। किसने याद दिलाया, यानी कि जो हमारे शरीर के आदतन कार्य जो होते हैं, जिनको हम हैबिट बोलते हैं, हमारे शरीर के आदतन कार्य को करवाने का काम किसका होता है, पिनियल काय का। यानी कि रूटीन जो वर्क करते हैं वो कौन करवाती है, पिनियल काय। यानी कि एक घड़ी की तरह काम करती है। आप रोज जिस समय जो काम करते हो वो काम उसी समय आपको याद दिलाने का काम किसका होता है, पिनियल काय का। इसीलिए इसे हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी भी कहते हैं। ये बच्चों बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि हमारे शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं पिनियल काय को। क्या बोला जाता है, जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक। अच्छा बच्चों, इसकी एक और खास बात है बच्चों, देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लगातार इसका ह्रास होता रहता है और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के कण आकर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कण। और इन कणों के कारण ये किसकी तरह लगती है, रेत की तरह लगती है। इसी रेत के कारण इस ग्रंथि को हम ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की रेत भी कह देते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मस्तिष्क की रेत क्या होती है, तो मस्तिष्क की रेत क्या होती है, पिनियल काय। और देखो बच्चों, इसके बच्चों नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने इसको 2 नाम दिए हैं, एक जैविक घड़ी। जैविक घड़ी क्यों कहा, क्योंकि जितने भी रूटीन वर्क होते हैं उनको करवाने का काम किसका होता है, पिनियल काय का। मस्तिष्क की रेत क्यों कहा, क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के कण जमा हो जाते हैं, उनके कारण ये किसकी तरह लगती है, रेत की तरह लगती है। इस पिनियल काय को कहा जाता है मानव का तीसरा नेत्र, थर्ड आई। क्या कहते हैं इसको, तीसरा नेत्र। अच्छा, इसको तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों देखो इसमें बिल्कुल अपनी आई की तरह कॉन्स व रोड्स, शंकु व शलाकाएं पाई जाती हैं। ये प्रकाश को, लाइट को अनुभव करता है, प्रकाश को फील, लाइट को फील करता है। ये लाइट को क्या करता है, फील करता है। इसी के कारण इसे क्या कह दिया जाता है, मानव का तीसरा नेत्र भी कह दिया जाता है। तो पिनियल काय को हमने 3 नाम दिए हैं बच्चों, एक तो हमारा जैविक घड़ी, दूसरा मस्तिष्क की रेत और तीसरा नेत्र। तो बच्चों ये तीनों नाम जो है इसके, यही पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इन सब का। अच्छा, इसके बाद अपने बात करते हैं इसके द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स की। तो पिनियल काय मोस्टली 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण करती है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। देखो बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH पीयूष ग्रंथि के अंदर। तो ये जो मेलाटोनिन है ना, ये पीयूष ग्रंथि के बिल्कुल विपरीत काम करता है, बिल्कुल उसके क्या करता है, उल्टा काम करता है। MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम था त्वचा यानी कि स्किन को कलर प्रदान करना, त्वचा को रंग प्रदान करना। और इसका क्या काम होता है, त्वचा के रंग को हल्का करना। इसका क्या काम होता है, त्वचा के रंग को हल्का करना। मतलब बिल्कुल उसके क्या काम करती है, उल्टा काम करती है। तो समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सेरोटोनिन हार्मोन। ये बच्चों जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियां जो होती हैं हमारे शरीर की, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां, यह रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने का काम करती है। क्या काम करती है, सिकुड़ने का काम करती है, इनको कंस्ट्रक्ट करती है, सिकुड़ती है। और जैसे ही इनको सिकुड़ेगी, अपने ब्लड के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मेनली क्या काम कर रही है, ब्लड को या ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये हमारी क्या थी बच्चों, पिनियल काय। कहाँ होती है, लोकेटेड इन नियर ऑफ द सेंटर ऑफ ब्रेन। ये बिल्कुल ब्रेन के जो हमारा होता है, ये देखो बिल्कुल ब्रेन के बीच में पाई जाती है। अच्छा, तो हमने 3 नाम दिए थे पिनियल काय को, कौन कौन से, जैविक घड़ी। अच्छा बच्चों, एक और आपने देखा होगा, कई बार हमने सुना होगा कि अगर हम हमारे
तकिए को बोलकर सो जाएं कि सुबह 4 बजे उठा देना, तो आपको सुबह 4 बजे जाग आ जाती है। जैसे ही 4 बजते हैं आपकी आंख खुल जाती है। कैसा फील किया है कभी? अगर नहीं किया तो ट्राई जरूर करना, ऐसा जरूर होगा। क्योंकि देखो बच्चों, आप जब सोते हो तो सोते टाइम आपके दिमाग में टाइम फिक्स है कि आप, जैसे मान लो आप रात को 11 बजे सो रहे हो और आपने अपने तकिए को बोला कि सुबह 4 बजे उठना है, तो आपके दिमाग ने कैलकुलेशन कर ली कि हम कितनी देर सोए, 5 घंटे सोना है। हमें कितनी देर सोना है? 5 घंटे सोना है। जैसे ही 5 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपकी ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपकी नींद को क्या कर देगी? तोड़ देगी। ये हमारी क्या थी? पीनियल काय। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रंथि पढ़ेंगे हम बच्चों, वो है हमारी ये थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है बच्चों? थायराइड ग्रंथि। अच्छा, इसकी सबसे खास बात यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। ये क्या है बच्चों? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। सबसे छोटी कौन सी थी? पीयूषकाय। और सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा लीवर, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? जैविक, पीयूष ग्रंथि। कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि। अच्छा, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है बच्चों, कहाँ होती है? सर ये होती है गले में। संख्या कितनी होती है? अगर इसके मैं नंबर्स की बात करूं, अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं, तो इसकी संख्या जो होती है वो होती है 2। और ये इसकी लोकेशन कहाँ है? अपने गले में होती है। अब देखो बच्चों, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है तो हार्मोन्स का स्त्रावण भी करेगी। तो इसके द्वारा स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन है, उनके अंदर पहला हार्मोन है हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन, या इसी को बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, या इसी को क्या बोलते हैं? T3। देखो बच्चों, एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि T3 हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? T3 हार्मोन का स्त्रावण है कौन सी ग्रंथि करती है? तो फिर हमारा आंसर क्या रह जाएगा? सर थायराइड ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है बच्चों? थायराइड। ऐसे ही T4 हार्मोन का स्त्रावण भी कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्रंथि। तो ये जो T3 और T4 जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? आयोडीन युक्त हार्मोन। दोनों के दोनों क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन। क्योंकि देखो इनके नाम के अंदर ही देखो बच्चों क्या आ रहा है? आयोडो। इनके नाम में ही क्या आ रहा है? आयोडो। चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब देखो बच्चों, एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड जो ग्रंथि है, इसकी सी सेल्स जो होती हैं, सी कोशिकाएं जो होती हैं, वो स्त्रावित करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। देखो नाम से स्पष्ट है, कैल्सिटोनिन यानी कि कैल्शियम। कैल्सिटोनिन यानी कि कैल्शियम। तो इस हार्मोन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का, कैल्शियम का संतुलन या बैलेंस बना के रखना। इसका क्या काम होता है? ब्लड में कैल्शियम का बैलेंस बना के रखना। अब मैं बात करता हूं बच्चों डिजीज की। देखो मेनली जो अपने ये T3 और T4 हार्मोन है, इनको थायरोक्सिन हार्मोन ही बोल दिया जाता है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है, या T3 T4 हार्मोन है, मैं इनको थायरोक्सिन ही हार्मोन बोलूंगा बच्चों। तो ये देखो थायरोक्सिन जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन, देखो बच्चों इसके अंदर आयोडीन आ रहा था, और आयोडीन की जरूरत होती है हमारे मानसिक विकास के लिए। आयोडीन की जरूरत किसके लिए होती है? हमारे मानसिक विकास, मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक विकास के लिए। अब अगर मैं एक बच्चे की बात करूं, अगर अपने एक बच्चे की बात करें, अगर एक बच्चे के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाता है तो वो क्या रह जाएगा? सर मंदबुद्धि। क्योंकि देखो इसका काम क्या था? मानसिक विकास करना। अगर एक बच्चे में नहीं बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मंदबुद्धि हो जाएगा। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं एक वयस्क पुरुष की, यानी कि अपनी, अगर एक वयस्क पुरुष के अंदर इसका स्त्रावण कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हम भी मंदबुद्धि हो जाएंगे? नहीं सर,
हमारे अंदर जितना विकास होना था उतना हो लिया, तो फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर हमारे अंदर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो होगा हमारे शरीर के टेम्परेचर पर। किस पर पड़ेगा? हमारे शरीर के टेम्परेचर पर। हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या मैं ऐसे बोलूं कि हमारी हार्ट बीट पे, हमारी जो हार्ट बीट होगी वो क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो ये जो प्रभाव है ये किस पर पड़ेंगे? हमारे वयस्क पे पड़ेंगे। तो थायरोक्सिन हार्मोन का काम समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसी तरह एक रोग होता है हाशीमाटो रोग। एक रोग होता है हाशीमाटो रोग। हाशीमाटो रोग, अब देखो बच्चों होता क्या है, कई बार अपनी जो थायराइड जो ग्रंथि है इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि जो हमारा शरीर है या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीबॉडी सिस्टम जो है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी सिस्टम है, इसे हमारे शरीर का पदार्थ ही नहीं मानता। इसे हमारे शरीर का पदार्थ ही नहीं मानता। अब देखो होता क्या है, जब कोई ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर का नहीं है और हमारे शरीर में एंट्री करता है तो फिर उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी रहती है हमारी एंटीबॉडी। क्योंकि देखो एंटीबॉडी का काम ही यही होता है विदेशी घुसपैठियों को रोकना। इसका क्या काम होता है? विदेशी घुसपैठियों को रोकना। विदेशी घुसपैठिए यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? विदेशी घुसपैठिए। अब देखो हमारे शरीर ने इस हार्मोन को भी हमारे शरीर का भाग न मानना स्टार्ट कर दिए, तो अब हमारी एंटीबॉडी को क्या लगेगा कि ये क्या है? विदेशी घुसपैठिए हैं। और जैसे ही हमारी एंटीबॉडी को ये लगेगा कि ये विदेशी घुसपैठिए हैं, ये इस हार्मोन को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। और साथ साथ इस ग्रंथि को यानी कि थायराइड ग्रंथि को भी क्या कर देगी? खत्म कर देगी। यानी कि इस ग्रंथि की क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी। और किस रोग के कारण? हाशीमाटो रोग के कारण। इसीलिए हाशीमाटो रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा पूछता है कि कौन सी ग्रंथि अपनी आत्महत्या कर लेती है, तो वो ग्रंथि कौन सी है जो अपनी आत्महत्या कर लेती है? थायराइड ग्रंथि है। अच्छा, ये हमारी थायराइड ग्रंथि कंप्लीट होगी बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराथायराइड ग्रंथि। हमारी नेक्स्ट ग्रंथि जो है वो कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि। देखो बच्चों, ये बिल्कुल थायराइड ग्रंथि के बैक साइड में होती है। ये कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि के बैक साइड में। थायराइड ग्रंथि के बैक साइड में इसकी संख्या जो होती है बच्चों वो होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ये देखो 1 2 3 4। तो थायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 4। सॉरी, पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 4। अच्छा, अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो हमें पता है ये क्या करेगी? हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगी, हार्मोन का स्त्रावण करेगी। तो इसके द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? पैराथार्मोन हार्मोन, या इसी को बोलते हैं पीटीएच, या इसी को बोला जाता है कोलिपो हार्मोन। क्योंकि कोलिपो नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने इस ग्रंथि की क्या की थी? खोज की थी। तो उन्हीं के सम्मान में इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या नाम दे दिया गया? कोलिपो हार्मोन। इस हार्मोन का जो काम होता है वो देखो बच्चों, इस हार्मोन का काम होता है ब्लड में यानी कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। क्या काम होता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। अब देखो बच्चों, अगर इस हार्मोन का स्त्रावण या सेक्रेशन कम हो जाता है, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो हार्मोन होते हैं ये होते हैं मजदूर लोग। अगर हार्मोन यानी कि ये काम पे नहीं आए तो सेक्रेशन कम होगा, और सेक्रेशन कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा में कमी आ जाएगी यानी कि हमारे शरीर की मांसपेशियों में, मसल्स में कैल्शियम की क्या आ जाएगी? कमी। और इस मांसपेशियों में कैल्शियम की कमी आने से हमारी मांसपेशियों में क्या आना स्टार्ट हो जाती है?
जकड़न आना स्टार्ट हो जाती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, टिटेनी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टिटेनी रोग भी कहते हैं। यानी कि पैराथार्मोन हार्मोन या पीटीएच के कम स्त्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी। कैसे पता चला सर, क्योंकि देखो बच्चों इस हार्मोन का काम था ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, अब ये आ नहीं रहा, यानी कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा में कमी आ रही है। और जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब साफ साफ हुआ हमारी मांसपेशियों में कमी आ गई, और मांसपेशियों में कमी आना क्या कहलाता है, टिटेनिया। इसके उल्टा अगर अपने बात करें कि अगर इसके सेक्रेशन में वृद्धि हो जाए तो सर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये देखो बच्चों, ये जो कैल्शियम था वो ला कहाँ से रहा था, ये ला रहा था हमारी हड्डियों से। कहाँ से ला रहा था, हड्डियों से। यानी कि अब हड्डियों में कैल्शियम की क्या आ गई, कमी आ गई, और जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो ये आसानी से टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। यानी कि कौन सा रोग हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि भी समझ में आ गई है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि आपके सहयोग से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और हम आगे की वीडियो जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। आपका समय बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आपका सहयोग ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।